ये लोहे का टुकड़ा सीधा यूएफओ से गिरा था और ये हम नहीं कह रहे बल्कि दुनिया बोल रही है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक अमेरिकन शहर के ऊपर खुद यूएफओ आए थे और इस बात को कई ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में भी जगह दी जा चुकी है। हालांकि क्या सच में उस दिन यूएफओ आए थे? अगर हाँ तो कहाँ गए, और अगर नहीं तो उस दिन पूरे शहर को कब्जे में लेने वाले वो ऑब्जेक्ट क्या थे? और सबसे बड़ी बात, फिर ये एलियन मेटल आया तो आया कहाँ से? आज की इस वीडियो में हम एक रात का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1947 के दिन, जब पायलट केनेथ अर्नोल्ड वाशिंगटन के कैस्केड के माउंटेन के ऊपर उड़ रहे थे एक क्रैश हुए एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए। तभी उन्होंने 9 क्रेशिएट शेप यानी 29% मून का वो जो शेप होता है वैसा ही उन्होंने टोटल 9 ऑब्जेक्ट देखे। उस दिन उन्होंने उसे 3 किलोमीटर या फिर 10,000 फीट की ऊंचाई पर 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए देखा, जो उस वक्त के हिसाब से इम्पॉसिबल था। अब अर्नोल्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन को बयान करते हुए कहा कि ये ऑब्जेक्ट्स ठीक उसी तरह झटके खाते हुए आसमान में उड़ रहे थे जैसे पानी में पत्थर उछलते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब ये बात मीडिया के पास गई तब तो बवाल ही हो गया। मीडिया इसे हैवीली कवर करने लगा। जहां जब वो नॉर्वे और न्यू मैक्सिको के आसपास के इलाके में गया तो उन्हें ये बताया गया उस इलाके में आए दिन ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन क्योंकि उनके बारे में कभी भी किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया इसलिए वो पब्लिक इमेज में आ ही नहीं पाया। हालांकि 7 जुलाई 1947 के दिन रोजवेल के शरीफ ऑफिस में एक कॉल आया, जहां फोन के दूसरी तरफ वाले बंदे ने अपना नाम मैक ब्राजेल बताया और उसने फोन पर कहा कि उसने अपने पूरे खेत में अजीबोगरीब चीजों को खोज निकाला है जो उसकी समझ में नहीं आ रही हैं। उसने शरीफ को बताया कि ये डिब्रीज उसके खेत में कई दिनों पहले से पड़ी है, लेकिन उसने इस पर गौर नहीं किया। मगर बीते कुछ दिनों से जब से वो न्यूज़पेपर में यूएफओ के बारे में पढ़ रहा है उसे डाउट है कि ये सारा सामान कहीं यूएफओ से तो नहीं गिरा है। ये बात सुनते ही शरीफ ने खुद उन चीजों को देखा और ये सोचते हुए कि इसका कनेक्शन हायर ऑर्डर वालों से हो सकता है, इस पूरे मामले के बारे में हाई अथॉरिटीज और आर्मी एयरवेज को इत्तला कर दिया। इसके बाद उस जगह का मुआयना करने और उस सस्पिशियस सामान को इकट्ठा करने इंटेलिजेंस ऑफिसर जैसे मार्शल पहुंचे और सब लेकर एयरबेस चले गए, जिनमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स की डिटेल पब्लिक नहीं हुई। अभी तक इस खबर के कोई मायने नहीं थे, कुछ नहीं हुआ था। मगर जब इस डिक्रीज कलेक्शन और एनालिसिस की रिपोर्ट लेने मीडिया वाले मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करने लगे तो वहां के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर हॉट ने सीधा ये कह दिया कि रोजवेल के पास मौजूद एक खेत में से पिछले हफ्ते एक डिस्क शेप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आया था, जिसकी डिस्क को उस रेंजर ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था। और जैसे ही उसे शरीफ को कॉल करने का मौका मिला उसने इसके बारे में शरीफ को जानकारी दी, जहाँ से आर्मी ने उसे बाकी सामान के साथ बरामद कर लिया है और रोजवेल आर्मी एयरफील्ड में एनालिसिस होने के बाद इसे हायर हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा। अब आप जरा खुद ही सोचिए, अगर आर्मी इस बात को सामने रखे कि एक बंदे के खेत में ये डिस्क आया और उसकी डिस्क को आर्मी ने एनालिसिस के लिए अपने पास रखा हुआ है, तो क्या वजह है आपके पास इसको ना मानने की? अगले दिन एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हेडलाइन आई, राफ कैप्चर फ्लाइंग सॉसर ऑन रेंज इन रोजवेल रीजन। राफ का मतलब आर्मी एयरफील्ड और दुनिया भर के लोग इसे ऐसे ट्रीट करने लगे कि ह्यूमैनिटी के पहले यूएफओ खोज लिया गया है। और ये स्टेटमेंट आर्मी ऑफिशियल ने ऑन रिकॉर्ड दिया था। पर जब बात फैलने लगी तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने बयान को 24 घंटे के अंदर ही बदल दिया और ये कहा कि जिस चीज को वो पहले फ्लाइंग फॉसिल समझ रहे थे वो असल में एक फ्लाइंग सॉसर नहीं था बल्कि एक क्रैश हो चुका वेदर बलून था। आज के इस दौर में इस बात पर बहुत कम ही लोग यकीन करते, मगर विश्व युद्ध के बाद वाले अमेरिका के लिए वहाँ की सेना और सरकार भगवान थी, इसलिए लोगों ने उस पर यकीन कर लिया और बात यहीं दब गई। ये डिवरीज के साथ आर्मी ऑफिशियल की एक इमेज है जिसे पब्लिकली रिवील किया गया था और साथ ही इसमें मौजूद सामान इनिशियल रिपोर्ट से ज्यादा मिल नहीं रहा था। तब भी इस स्टोरी को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया। हालांकि ये बात फिर से उठी सन 1978 में, जब एक न्यूक्लियर फिजिशियन स्टेनटन फेरेड मेन ने ये कहा कि उन्हें रोजवेल इंसिडेंट को लेकर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से टिप मिली है कि वो जो वेदर बलून वाली स्टोरी थी, एक तो वो और साथ में डिग्रीज के साथ जो इमेज पब्लिक की गई थी वो सब स्टेज था और असली डिब्रीज को फोटो के दौरान छिपा दिया गया था ताकि वो दुनिया के सामने ना आए। उस रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल ने ये भी कहा कि इनिशियली सर्च पार्टी में मौजूद सब लोग इस चीज को लेकर श्योर थे जो ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया गया है
वो असल में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसशिप थी। और जरा गैस कीजिए कि स्टैंडर्ड को इंजेक्टिव देने वाला वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल था कौन? ही वाज नन अदर देन जेसी मार्शल, आर्मी एयरवेज का वही इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसने सबसे पहले एज एन आर्मी पर्सनल वहां की डिब्रीज को देखा था और फिर सारा सामान जब्त किया था। अब सिर्फ यही एक शक की बात हो तो अलग है, मगर लिस्ट बहुत लंबी है। History.com ने सन 1997 की एक फॉलो अप रिपोर्ट को कोट किया है। हुआ क्या था कि उसी दौरान बहुत से आई विटनेस इस बात का दावा कर रहे थे कि उन्होंने उस जगह के आसपास से आर्मी को एलियन बॉडीज को ले जाते हुए देखा था, जिससे सरकार ने ये क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ये कोई एलियन बॉडी नहीं थी, बल्कि पैराशूट टेस्ट के दौरान जमीन पर गिरी हुई डमीज थे। साल 1994 में यूएस एयरफोर्स ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें एयरफोर्स ने भी इस बार ये एडमिट किया कि वेदर बलून वाली पूरी स्टोरी बग्स थी और उसका कोई भी तुक नहीं बनता। हालांकि यहाँ भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ बलून्स नहीं थे, बल्कि इस बार एक बिल्कुल ही नई बात सामने आई, प्रोजेक्ट मोबल। एयरफोर्स ने कहा कि वो जितना भी कबाड़ उस समय रेंज में मिला था, उसमें एक स्पाई डिवाइस था जो प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई थी, और उसे स्पाई डिवाइस में माइक्रोवेव और ऐसे कई स्पाइंग गैजेट्स लगे हुए थे। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में उसके एटॉमिक बम को देखने के बाद पूरी दुनिया इस होड़ में लग गई थी कि वो भी इस डिस्ट्रक्टिव वेपन को बनाए, और सुपीरियरिटी की इस लिस्ट में सबसे आगे रशिया था, जिसे उस समय सुपर पावर कहा जाता था। इस सुपर सीक्रेट मिशन के दौरान ढेर सारे माइक्रोफोन लिस्ट बलून्स को हवा में उड़ाया जाता था, ताकि वो देखने में तो ठीक किसी वेदर बलून की तरह लगे, जबकि असल में हाई एल्टीट्यूड में यूएस के मोस्ट पॉसिबल प्रॉक्सिमिटी में उड़ते हुए वो सभी सस्पेक्ट साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करते थे, जिसके जरिए अमेरिका ये मॉनिटर करना चाहता था कि कहीं बॉर्डर के उस पार कोई एटॉमिक बम की टेस्टिंग तो नहीं चल रही है, क्योंकि एटॉमिक बम की टेस्टिंग में भी इतनी जोर साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं कि उन्हें करीब 100 किलोमीटर दूर से भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट की मदद से सुना जा सकता है। लेकिन इसे उस समय क्यों नहीं शेयर किया गया? पहला ऑब्वियसली क्योंकि ये मिशन एक टॉप सीक्रेट मिशन था, और उसकी डिटेल बाहर आने से न सिर्फ रूस और सचेत हो सकता था, बल्कि दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ सकती थी। गवर्नमेंट ने इन इंसिडेंट्स के बारे में साल 1992 के बाद ही वोकल होना शुरू किया था, जब यूएसआर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था और यूएस रिलेटेड टॉप सीक्रेट उतने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह नहीं बन सकते थे। अब इस घटना को लेकर एक और चीज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, और वो था लोहे का ये छोटा सा टुकड़ा, जो रिपोर्टेडली साल 1997 में रोल्स रॉयस इंसिडेंट के अराउंड मिला था। और कुछ तो इवेंट्स ये तक कहते हैं कि ये उसी ऑब्जेक्ट से ही गिरा था, जिसे गवर्नमेंट दुनिया से छिपाती है। बट क्या ये सच है? इसके लिए टू द स्टार सेकंड एकेडमी, जिसका काम ही है दुनिया में ऐसी यूएफओ रिलेटेड चीजों को देखना, टू द स्टार ने ओए के रिज नेशनल लेबोरेटरी के साथ कोलैबोरेट करके ये मेटल पीस अपनी लैब में मंगवाया और दो चीज पता करने की कोशिश की। पहली तो ये, क्या ये मेटल वाकई हमारी पृथ्वी के बाहर से आई है जैसा कि इसको लेकर क्लेम किया जाता है, और दूसरा ये कि क्या ये मेटल 13 हार्ट वेवलेंथ के वेव गाइड की तरह काम कर सकता है, या लेविटेशन और हाई स्पीड ट्रेवल को सपोर्ट कर सकता है, जिसका पूरा लेखा जोखा पब्लिश हुआ एनालिसिस ऑफ अ मेटेलिक स्पेसिमेन नाम के इस रिसर्च पेपर में। अभी इस रिसर्च को कंडक्ट करने के दौरान सैंपल के स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और आइसोटोप रेशियो को कई मेथड जैसे माइक्रोस्कोपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक और स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू एनालिसिस किया गया, और एट द एंड ऑफ द रिसर्च न सिर्फ ये पता चला कि ये मेटल उन रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर रहा था जिससे कि ये 13 हार्ट वेवलेंथ को गाइड कर सके। इसके अलावा ये बात भी क्लियर हो गई कि ये मेटल मैग्नीशियम और जिंक से मिलकर बना था, जैसे कुछ मिड 20th सेंचुरी में मैग्नीशियम एलॉय एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब ये बात कम्प्लीटली सर्टेन थी कि इसे बनाया भी धरती पर ही गया था और इसका बाहरी दुनिया से कोई भी संबंध नहीं था। अब ऐसे ही और भी कई ऑब्जेक्ट थे जो इस मिस्ट्री के एविडेंस के रूप में पेश किए गए थे, पर बाद में ढोंग साबित हुए थे। ऐसे में आपके हिसाब से उस दिन जो कुछ भी हुआ वो महज एक अफवाह थी या फिर छिपी हुई सच्चाई? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वाकई में यूएफओ होते हैं? अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।